पे आप सबका स्वागत है। कभी कभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से कभी कभी क्लासेस जो अपनी होती है वो लेट होती है, बट हमारी टेक्निकल टीम जितने भी है उसको सही करने की कोशिश कर रहे थे और अब अन्यथा सही हो गया सब चीज। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और आप मुझे, आई होप कि आप मुझे देख पा रहे होंगे। आप सबने इतना इंतजार किया होगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। ठीक है, एक तो पहली बात कि यहाँ इलाहाबाद में थोड़ी प्रॉब्लम इस समय इंटरनेट की चल रही है और इसलिए थोड़ा जो हाईफाई नेट्स है वो नहीं आ पा रहे थे, इसलिए आपकी क्लासेस क्या है वो प्रॉपर अभी नहीं चल पा रही थी, लेकिन अभी जाकर सही हुआ है। तो सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। और जो लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हो सबको गुड मॉर्निंग। तो मेरे साथ जुड़िए और फिर से चलिए अपनी क्लास को हम लोग करते हैं। जो लोग डियर स्टूडेंट्स बाद में क्लास देख रहे होंगे, अगर आपके कुछ सुझाव होते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं तो आप प्लीज हमें बताइए, ठीक है, या आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप उस पर मैसेज कर सकते हो, हम आपका उस पर जवाब देंगे। और आज जो अपनी क्लास है डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास की अगर हम बात करें, ये क्लास नंबर अगर देखा जाए तो यहां से जो पार्ट है, ठीक है, पार्ट करके हम इसको पढ़ रहे हैं और जहां तक मुझे याद है ये 8वां पार्ट है। ठीक है, इसमें से किया क्या जा रहा है, 2014 से लेकर के 2023 तक का जो पेपर है वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, ये आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूं और इसी सॉल्यूशन में, यहां से अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन में जो पूरी चीजें हो रही हैं, ये आप अगर जाओगे पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक हम यहां पहुंचे हैं और आगे अपनी क्लासेस जाएगी जो कि आगामी आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, नई क्लास है अपनी, बिल्कुल मत घबराइए, बस यही प्रॉब्लम थी। आइए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात किया जाए, आप सबने जवाब देना स्टार्ट किया है। थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित में से न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यूरेनियम 235, पहले भी एक क्वेश्चन इस टाइप का हम लोगों ने किया हुआ है। यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, यूरेनियम 238, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239। यहां से आपको इसका आंसर बताना है। इसमें से कुछ लोगों ने आंसर किया है सी, ए, बी, सी, डी और इसमें से डी भी आंसर आया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कृपया करके आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करिए, यहां से इसका आंसर करने की कोशिश करिए आप सब। चलिए बताइए जल्दी से भाई आप लोग, यहां से गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहां से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, पहले भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर देखा जाए, ठीक है, तो एक मिनट इरेजर सॉरी, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर बात करें तो यूरेनियम 235 होता है, जिसमें ऑड है, जिसमें ऑड नंबर है वो याद रखिएगा। यहां पे 233 दिया हुआ है और इसमें चले जाए तो ये क्या है 239। तो आंसर क्या होगा अपना, ए होगा। यहां से क्या होगा, बी होगा और अपना आंसर क्या होगा, ई होगा। अब इसको यहां पे ढूंढ लीजिए, ठीक है, तो ए, बी और ई, यहां से आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो मैंने तरीका बताया। अब यहां से आप सोच सकते हो कि सर ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, यूरेनियम 232, थोरियम 232 क्यों नहीं होगा, यूरेनियम ये क्यों नहीं होगा। अब यहां से आगे जब हम बात करते हैं यूरेनियम सीरीज की बात किया जाए तो यूरेनियम 235 जो है, ठीक है, यूरेनियम 235 ये मोस्ट एक्टिव है। ठीक है, क्या है ये, मोस्ट एक्टिव है, होता है, ठीक, मोस्ट एक्टिव। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं, वहीं अगर हम बात करें यूरेनियम 233 की, तो इसी फैमिली का है, वो भी क्या होता है, एक्टिव होता है, लेकिन इससे थोड़ा कम। ठीक है, रेडियो एक्टिव। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उसमें अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या होती है, 3 तरह की किरणें होती हैं। ये किरणें रिलीज होती हैं जिसमें ऊर्जा होती है और हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करती है, हमारे सेल्स है उनको मार देती है और कैंसर होने का डर रहता है। ठीक है, आदमी की मृत्यु तो हो ही जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 के साथ क्या है, ये खुद में रेडियो एक्टिव नहीं है, ये अस्थाई है। अस्थाई का मतलब ये अस्थाई, ये अस्थाई का मतलब क्या होता है, यहां ध्यान समझिएगा।
अस्थाई अस्थाई का मतलब ये है, थोड़ा सा मैं टेक्निकल जा रहा हूं, समझ में आ जाए अच्छी बात है। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो घबराना नहीं है कि मुझको तो नहीं आ रहा, अब क्या करें। अस्थाई अस्थाई का मतलब ये हुआ, इसके जो न्यूक्लियस है, जो इसमें इसका जो नाभिक होता है, आप पता ही होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के एमिशन की वजह से ही क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अस्थाई कण होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें छोड़ते हैं। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग दें, अगर जो त्यागने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, इस त्याग करके अपने आप को अस्थाई बनाना चाहते हैं, इसी वजह से ये क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें छोड़ते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम यूरेनियम 238 की बात करें, ये अपने आप में क्या है, अस्थाई है। अस्थाई है इसलिए क्या करता है, ये अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित नहीं करता। वही हम बात करें थोरियम की, जो थोरियम 232 है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, यूरेनियम 233 में। ठीक है, यहां से अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसकी बात किया जाए कि इस वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है, फिर यहां पे क्यों थोरियम के साथ क्या है। जब थोरियम की बात करते हैं तो भारत देश में जो केरला का तट है, इसमें केरला तट मोनाजाइट बालू पाया जाता है, उसमें क्या होता है, थोरियम मिलता है। अब अगर बात करें थोरियम के परमाणु क्रमांक की, ये है 232, अपने आप में अस्थाई है, लेकिन जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं किसमें, यूरेनियम 233 में। कैसे क्या है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये साइंटिस्ट का ऊपर है कि कैसे करता होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं और यूरेनियम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, यूरेनियम 233 में। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, यूरेनियम 233। कभी कभी ये सब समझ जाते हैं, एक मिनट रुक जाइए, आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग रुके रहिए। हमको लगा भाई क्या है भाई, आप लोग सब क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फिर से, बस एक मिनट रुके रहिए। चलिए, जब बात करते हैं इसमें, तो ये क्या होता है, थोरियम किसमें कन्वर्ट हो सकता है, यूरेनियम 233 में। ठीक है, तो इसका उपयोग भारत करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है, और आगामी आने वाले टाइम में और किया जाएगा। जब यहीं से बात करें प्लूटोनियम की बात किया जाए, अब आप याद रखें, जो अमेरिका है उसने जो परमाणु बम बनाया था जापान के लिए, हिरोशिमा नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को डाला गया था। तो पहली बार यहाँ पे अगर यूज किया गया, यहाँ पे यूरेनियम 235 और बाद में यूज किया गया यूरेनियम 239 का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, कौन सा होगा, 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, जलवायु कार्य योजना, क्योटो प्रोटोकॉल, समेकित जल संसाधन प्रबंधन, उत्सर्जन व्यापार, ओजोन को कम करने वाले पदार्थों को समाप्त करना, वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। इसमें से बताना है कौन सा होगा, आप लोग इसका आंसर करिए। बताइए जल्दी से। बहुत आसान है, पहले भी मैंने करवाया है आप सबको। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। चलिए, यहां से आंसर जो है वो आ रहे हैं आप सबके, कुछ लोग के ए और लोग के आ रहे हैं, और लोग बताइए जल्दी से। देखिए, यहां से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। जब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो आप सब जानते हो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले पढ़ाया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो ओजोन को कम करने वाले पदार्थ से मैच करता है। जब हम पेरिस समझौते की बात करते हैं, जो कब आया है, 2015 आया है जो पेरिस समझौता, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे उत्सर्जन व्यापार, समेकित जल संसाधन प्रबंधन, वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, इन सब में अगर दोनों में, इन सब में देखा जाए तो यहां से क्या करता है,
जो वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, जिसको हम क्या बोलते हैं, INDC, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उससे मैच करवाता है। वहीं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो सतत व्यापार को लेता है। जलवायु कार्य योजना जो भारत द्वारा चलाया गया, उसकी अगर बात करते हैं तो समेकित जल संसाधन प्रबंधन। तो ए का थर्ड है, ए का थर्ड यहां से देखा जाए तो ए का थर्ड ये रहा, ठीक है, और किसी मैच नहीं है तो यही वाला आंसर अपना होगा। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा फिर से। इसका जवाब आप लोग को देना है, मैच कराना है, कौन सा होगा बताएं आप सब। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई, आज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बताइए भाई जल्दी से। आइए यहां से जो आंसर आ रहा है आप सबका, और लोग आंसर दें जल्दी से। बी आंसर आ रहा है, और लोग बताएं। बी आंसर देखते हैं क्या है इसका। जब क्योटो प्रोटोकॉल की, तो आप सबको पता है क्योटो प्रोटोकॉल क्यों आया था। संयुक्त क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान, सस्ती विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा, जैव विविधता पर सम्मेलन। पहले भी ये क्वेश्चन इस टाइप का करवाया गया है आपसे। जब क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यहां मैंने बताया था आपको कि यहां पे कार्बन ट्रेडिंग के लिए आया था, कार्बन ट्रेडिंग के लिए। जब बात करते हैं कार्बन ट्रेडिंग, अब कार्बन ट्रेडिंग की बात करें तो ये किसके लिए आएगा, संयुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन के लिए। क्यों संयुक्त कार्यान्वयन की बात किया गया कि इसमें ये सम्मिलित रूप से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं सम्मिलित रूप से। इसलिए यहां पे एक प्रोग्राम और लाया गया सम्मिलित संयुक्त कार्यान्वयन से। फिर यहां बात करते हैं पेरिस सम्मेलन की। पेरिस सम्मेलन में आता है यहां से राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान, जिसको हम INDC कहते हैं, इसकी बात करता है। रियो शिखर सम्मेलन की अगर बात किया जाए, इसमें 3 सम्मेलन आए थे, एक तो UNFCCC आया था, और एक UNCCD आया था, और एक अगर देखें CBD आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं CBD को कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे अगर आओगे, जैव विविधता पर सम्मेलन मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात किया जाए तो ये शुद्ध ऊर्जा की बात करता है, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा की बात करता है। ठीक है, बाकी पेरिस सम्मेलन के बारे में हमने देख ही लिया है, मैच करवा लीजिएगा कौन सा होगा। यहाँ पे ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ है। इसके बाद बी का थर्ड है, बी का थर्ड हो गया। इसमें सी का अगर देखें तो सी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट है, सी का फर्स्ट, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, सेकेंड वाला ये वाला आंसर होगा। आ रही है, और लोग इसमें ऐसा ही किया होगा आंसर आप लोगों ने। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लोग इस क्लास को बाद में देख रहे होंगे, आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी इसमें और अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कर सकते हो, प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां बनाए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया गया है। पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें बताना है कौन सा होगा। बताइए आप सब जल्दी से। फोर्थ का डी आ रहा है जयश्री वर्मा। बाकी लोग बताएं जल्दी से, आंसर बताइए भाई।
चले देखिए, समझिए यहां से। जब अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स फोर्थ वाले में, तो एक आता है प्रत्येक देश द्वारा दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां। ठीक है, जब इसकी बात करते हैं यहां से कि दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति बनाए जाने की बात करता है, तो हमेशा याद रखना है किसको याद करना है आपको? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा कि इसमें जो सीएफसी गैस होती है, इसको उत्सर्जन हमें क्या करना है? रोकना है। इसके लिए दो चीजें देखी गई। एक कहा गया कि जो विकासशील देश है और जो विकसित देश है उनकी बात करी गई। जो विकसित देश है उनकी बात करी गई और कहा गया जो विकासशील देश है ये धीरे धीरे क्या करेंगे? इसको कम कर देंगे और इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? SCFC यूज करेंगे। ठीक, इनको कहा गया विकसित देशों को इसको तुरंत बंद करने की बात करी गई और इसके जगह पे SCFC यूज करने की बात करी गई। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल ऐसा था जहां पर ये गैस क्या कर गई? ये ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जानी जाने लगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा यहां से? दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, समान तीव्रता परंतु अलग अलग आवृत्ति वाली दो ध्वनियां अलग अलग प्रबलता की प्रतीत हो सकती हैं। विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियों के प्रति मनुष्य के कान की अनुक्रिया एक समान नहीं होती। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर दीजिए। आप लोग बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पांचवे का आंसर आ रहा है समान तीव्रता परंतु अलग अलग आवृत्ति वाली दो ध्वनियां अलग अलग प्रबलता की प्रतीत हो सकती हैं। विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियों के प्रति मनुष्य के कान की अनुक्रिया एक समान नहीं होती है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जब आप देखोगे तो हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ऑब्वियस है, समान तीव्रता परंतु अलग अलग आवृत्ति जो होती है कि दो ध्वनियां अलग अलग प्रबलता की प्रतीत हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जिनकी जो तीव्रता होती है, जो ताकत होती है ध्वनियों की, वो अलग अलग हो सकती है। और मानव के लिए अगर बात करें, विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियों के लिए मनुष्य के जो कान हैं उनकी अनुक्रिया अलग अलग बिल्कुल हो सकती है। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यहां पे आप इसे आराम से पढ़ के इसका आंसर दीजिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया, दूसरे कारण कहा गया। प्रत्येक देश द्वारा दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन कम विकास रणनीतियां अपनाना पेरिस समझौते के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश द्वारा घोषित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान NDC वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तक सीमित रखने की पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसको बताना है यहां से क्या होगा आंसर। प्लीज आंसर करिए आप सब। बताइए भाई क्या होगा? चलिए, तो इसकी अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन। यहां से अगर बात किया जाए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां अपनाना पेरिस समझौते के लिए लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक देश द्वारा घोषित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान, जिसको हम आईएनडीसी के नाम से जानते हैं, वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तक सीमित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर यहां पे कहा जाए, ठीक है, इन दोनों की अगर बात किया जाए कि प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन, ये रणनीति ही बनाई गई थी किसके लिए? ये रणनीति बनाई गई थी कि औद्योगिक, जो अभी आज की बात किया जाए, इसके यहां चले जाएं हम लोग 200 साल 300 साल पहले चले जाएं। अरे जब आपको याद होगा 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इसके बाद 1757 आप सबको याद होगा 1770 प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद आप सब जानते हो 1760 में बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध के बाद जो बंगाल वाला पार्ट है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक हथिया लेती है। तो इसके बाद जो संसाधन है उनका दोहन स्टार्ट हो जाता है और वो भेज दिया जाता है कहां? इंग्लैंड भेजे जाते हैं। तो वहीं से औद्योगिकरण स्टार्ट होता है। तो कुल मिला के अगर हम यहां से देखें, जो 1800 में से यहाँ पे औद्योगिकरण स्टार्ट मान लें और आज 2020 में अगर आप सन 2000 में बैठे हो, 200 साल हुआ, 2023 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चले जाएं 200 साल पहले ये औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ। जब औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ तो इन सब क्षेत्रों में, यूरोप वाले क्षेत्र में पेड़ पौधे काटे गए। जैसे नदियों का हालत आज हमारे यहाँ है वहां था, जैसे पोल्यूशन आज हमारे यहाँ है वहां पोल्यूशन, जैसे कोयला आज हम जला रहे वहां कोयला जला रहे थे, ठीक है। तो यहां पे अगर बात किए तो उस समय हमें जा करके, मतलब जितना टेम्परेचर तब से लेकर अब तक हमने क्या किया, 2 डिग्री सेल्सियस तक इतना नहीं बढ़ा टेम्परेचर, लेकिन फ्यूचर में इतना बढ़ सकता है। तो हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट ला लिया कि अगर अभी से हम चाहते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे जिससे ये चीजें ना हो। तो यहाँ पे पेरिस समझौते में ये लाया गया, आईएनडीसी लाया गया। तो इसी आईएनडीसी को अगर हम अप्लाई करें तो 2 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट क्या है, ए और आर, ए सही है परंतु आर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक। अब यहीं से अगर बात किया जाए, जो एसडीजी है, एसडीजी कॉन्सेप्ट के जो 17 गोल है वो इसीलिए आए हैं, वो इसीलिए आए कि हाँ इसमें से एक संकल्पना क्या है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को रोका जा सके। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं आईपीसीसी बोलते हैं। आईपीसीसी भी क्या करता है, कहता है कि यहां से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम रोक सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले टाइम में 2100 तक कहता है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा और जो कि स्थिति क्या करेगा और भयावह कर देगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखा जाए, इसमें देखा जाए तो ये है, निम्नलिखित में से कौन से कन्वेक्शन प्रोटोकॉल की उत्पत्ति रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई है? चलो इसका आंसर आप तो करिए। चलिए बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेक्शन प्रोटोकॉल की उत्पत्ति रियो पृथ्वी सम्मेलन से हुई है? रियो पृथ्वी सम्मेलन पूछ रहा है भाई, याद रखिएगा। यहां पे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछ रहा है। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क या आर्द्र भूमि संबंधी रामसर कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन। आज मैं इसको अगर आपको पढ़ा दूंगा, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। अपने नोट पे इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। आज थोड़ा क्लास अपनी लेट हुई तो इसलिए शायद स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं जुड़ पाए हैं यहाँ पे, नहीं कोई बात नहीं। जो लोग इसको बाद में देख रहे होंगे डेफिनेटली इससे आपको फायदा होना तय है, ठीक है। सेवन का सी और लोग बता रहे हैं, और लोग बताएं जल्दी से, देखते हैं कौन सा आंसर होगा आप सबका।
सॉरी, चलिए बताइए भाई आप लोग जल्दी से। सॉरी, चलिए बताइए बताइए जल्दी से बताइए भाई। देखिए समझिएगा, यहां से अगर मैं आपको पढ़ा, यहां से यहां याद रखिएगा, एक डेट है जो मैंने आपको बताई है। देखता हूं कोई पेज जुड़ जाएगा क्या, एडिट प्लस करके क्या होगा, अच्छा प्लस वॉइड ड्राफ्ट, नहीं कुछ नहीं आने वाला, एक ब्लैंक पेज नहीं आएगा, चलो छोड़ो, एक्सपेरिमेंट करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ आइए, यहां देखते हैं एक डेट है 1972। इसकी अगर हम बात करें, यहां से मैंने आप सबको पढ़ाया है कि 20 साल बाद अगर आप जाओगे, कब आएगा, 1992 आएगा। 1992 में से अगर हम देखें तो ये जो सम्मेलन हुआ था, इसको कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं। इधर अगर हम चले जाएं तो ये है रियो सम्मेलन है, ठीक है, रियो सम्मेलन या रियो समिट के नाम से जानते हैं, ठीक, रियो समिट्स। अब अगर बात किया जाए इसमें रियो सम्मेलन और रियो समिट्स की बात करें तो यहां पे 3 प्रोग्राम लाए गए थे, मैंने आप सबको बताया ही है 3 प्रोग्राम। यहां से एक आया था UNFCCC आया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज पे आया था। फिर इसके बाद अगर बात करें यहां से, इसमें UNCCD आया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन आया था, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने की बात करी गई थी। फिर यहां पे क्या आया था, CBD आया था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको बचाने की बात करी गई थी। तो यहां से जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना फ्रेमवर्क कन्वेंशन आया था, जिसको हम बोलते हैं UNFCCC बोलते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन अभी रुके रही है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम करना आपने देखा, UNCCD आई थी। फिर क्योटो प्रोटोकॉल नहीं, जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन, जैव विविधता संबंधक, यहाँ पे CBD की बात करी गई थी। अब समझिएगा 1992 में से जब आगे बढ़ जाए हम लोग, आता है एक 1997 वाले में, यहां चले जाइए, UNFCCC की बैठक होती है 1997 में, और यहां पे आता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या आता है, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध UNFCCC से है। ये बोर्ड दूसरा लगा हुआ है जहां मैं क्लास ले रहा हूं, ये दूसरी क्लास है, थोड़ा सा ये मैनेज करना पड़ेगा। देखिए सारी चीजें हट गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कर रहा है ये, बस 1 मिनट, यहां समझिएगा, ठीक। तो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। अब यहां से अगर हम देखें, यहां मैंने बात किया अभी क्योटो प्रोटोकॉल, ये कब आया है, 1997 में। किसकी बॉडी रही ये, UNFCCC की रही है, ठीक है, यहां से याद रखना है। रामसर कन्वेंशन की बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ता है, ये अलग से कन्वेंशन हुआ था, ईरान में हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 1986 या 82 ऐसे में हुआ था, ठीक है, डेट आप लोग देख लीजिएगा। आया किस लिए था, ये आर्द्रभूमियों, जितनी आर्द्रभूमि होती है, जैसे झील होता है, तालाब होता है, इनके बचाने की बात करी गई। क्यों समय के साथ अगर ये सूख जाएगी, जैसे आपके घर आपके गांव में अगर आप देखे होंगे पोखरन होते होंगे, झील होते होंगे या तालाबें होंगी, वहां अगर आप देखते होंगे तो आसपास वहां पे घास फूस या पेड़ पौधे होंगे, और उसके आसपास चिड़िया आती होंगी, बगुले आते होंगे, मेंढक, सांप, ये सब अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको कभी कभी दिखाई देते हैं। तो छोटी छोटी बायोडाइवर्सिटी है। उसके अलावा ये जो वाटर होता है, पानी भरा होता है, ये अंदर जाकर इस क्या करता है, हमारी जो वाटर टेबल होती है उसको रिचार्ज करता है, ठीक है। तो यहां से देखें तो ए और क्या होगा, CDE, ACD और E, ACD और E आंसर होगा। तो यहां से आंसर कौन सा होगा, दूसरा वाला। जो लोगों ने दूसरा आंसर दिया है उनका बहुत अच्छे सही है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए बिल्कुल ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल उसी लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों में शामिल, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। आप लोग इसका आंसर करिए जल्दी से।
बताइए भाई जल्दी से। थोड़ा कंफ्यूजन था बट अब याद रहेगा। ओके गुड। इसे बताइए यहां से, उद्योग नवाचार और अवसंरचना, सभी के लिए उच्च शिक्षा, असमानता में कमी, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, स्वच्छ वायु, क्लीन एयर। इसमें बताना है कौन सा होगा। देखिए ध्यान दें, अगर हम यहां से बात करें उद्योग नवाचार और अवसंरचना, ये ऑब्वियस है इसके अंतर्गत आती है और एसडीजी 12 के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, सभी के लिए उच्च शिक्षा, क्या उच्च शिक्षा की बात करता है क्या? आप लोग बताइएगा, क्या ये उच्च शिक्षा की बात करता है? यहां से जब हम बात करें यहां से शिक्षा की, तो यहां से अगर देखोगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसकी बात करता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, ना कि यहां से बात करता है कि सभी के लिए उच्च शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन की बात करते तो एमडीजी में आया था, लेकिन एसडीजी की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या आया है? ये आया है। आगे आते हैं, असमानतम कमी लाना है। हाँ, असमानतम कमी लाना है तो एसडीजी 5 में चले जाइए, बिल्कुल सही बात है, एसडीजी 5 में। यहां से अब एसडीजी 5 की बात करें, असमानता जो सामाजिक स्तर पे है, वैश्विक स्तर पे है, उस असमानता को दूर करना है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें, सॉरी, एसडीजी जो 10 है, एसडीजी 10 है, वो असमानता सामाजिक स्तर पे क्या करता है? दूर करने की बात करता है। लैंगिक असमानता की बात करें, यहां से लैंगिक असमानता दूर करना है तो वो कहता है एसडीजी 5 के अंतर्गत आता है। तो दो तरह की असमानता हमें दिखती है, एक खासकर महिलाओं के लिए असमानता दिया गया, ठीक है, एक खासकर महिलाओं के लिए असमानता, ठीक, और दूसरा वाला अगर बात करें तो यहां पे कहा जाता है इस तरह से इसमें। ठीक, अब यहां पे आते हैं, स्वच्छ वायु की बात यहां पे हमसे करता ही नहीं है, सीधे सीधे बात है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी की बात करता है, बिल्कुल सही, सबका साथ सबका विकास की बात करता है। तो आपको किसमें जाना पड़ेगा? एसडीजी 17 में जाना पड़ेगा, सबके साथ सबके विकास की। तो यहां से देखा जाए तो ए वाला होगा। दूसरा देखा जाए असमानतम कमी यहां पे है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी चाहिए, तो ए, सी और डी चले जाइए, ए, सी और डी होगा। तो आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश एक पूर्वापेक्षा है, मतलब जरूरत है, जरूरी है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा भारत के शहरी क्षेत्रों में शीतकाल और ग्रीष्म काल में बार बार होने वाली परिघटना है। इसका आंसर आपको देखना है, दो चीजें दी है, एक शीतकाल दिया है, एक ग्रीष्म काल दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताइए भाई जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप सबने। चलिए देखें, जब अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, और ऑब्वियस है सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, यहां से ये स्टेटमेंट सही है। प्रकाश रासायनिक धूम
चले, आवाज नहीं आ रही, वॉइस प्रॉब्लम। ओके, आ रही आवाज सबको? आ रही आवाज सबको? अब आ रही है? हाँ, कमेंट मैं देखूंगा, अभी जस्ट हुआ होगा। वो कंप्यूटर क्या है, वो दूर रखा हुआ है, ठीक है। जब मैं इधर जाता हूं तब मुझे वहां दिखाई देता है, तो आप लोग टाइप करते रहते हो। होता क्या है, देखो मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो पढ़ाते समय जो क्वेश्चन का आंसर मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट करता हूं, तो पूरा ध्यान मेरा इस पे होता है। जब पूरा ध्यान मेरा इस पे होता है तो माइंड में बैक में पूरे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो चल रहे होते हैं। अगर मैं क्या करूं, जब मैं कमेंट देखना स्टार्ट करूंगा तो होता क्या है कि वो चीजें फिर क्या होती है, ये चीजें दब जाती हैं, ठीक है। मतलब दो तीन चीजें छूट जाती है पीछे, इसलिए फिर मेरा पूरा ध्यान कहां चला जाता है, इसी पे। तब मैं कमेंट नहीं देखता, जनरली ऐसा होता है मेरे साथ, ठीक है। हाँ, मैं फिर समझा देता हूं, कोई बात नहीं। वो बैटरी एक्चुअली डाउन हो गई थी, अभी भी जस्ट चेंज करवाया है। टेक्निकल मैं जो बैठे हैं उन्होंने कहा सर आवाज नहीं आ रही है, आप इससे बैटरी चेंज कर दें। बैटरी चेंज हो गई है, ठीक है। चलो फिर समझा देता हूं मैं। देखो 2014 और 15 की अगर हम बात करें यहां से, तो यहां से ये प्रयागराज में मैं था उस समय, तो प्रयागराज में एक क्लास भी आपकी यहां चल रही है। प्रयागराज में 2014-15 के टाइम में अगर यहां से बात करें तो धुंध था, प्रकाश धूम छाया हुआ था। लेकिन अगर आज हम बात करें यहां से आज के टाइम में 2023, 9 साल बीत गए, लेकिन ऐसी सिचुएशन जैसा उस समय था, ऐसी सिचुएशन हमें हफ्तों भर ऐसी प्रॉब्लम हुई थी सांस लेने में और धूप आने में, लगता था बादल छाए हुए, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। तो लेकिन 9 सालों में ऐसा फिर से देखने को नहीं मिला। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में वो क्या होती है, ठंडियों के दिन में देखने को मिलता है, लेकिन गर्मियों के दिन में नहीं मिलता है। तो अगर कहा जाए यहाँ क्या कह रहे हैं, भारत के शहरी क्षेत्रों में अक्सर ये घटना होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ बात करते हैं कि प्रकाश रासायनिक धूम होता क्या है। जब प्रकाश रासायनिक धूम की अगर हम बात करें, यहां से थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम पहले भी पढ़ाया है कि अगर आप क्या करोगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले लीजिए। इसको ले ले, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर हम ले ले और उसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और हम क्या मिलाएं, यहां से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ले लें और इसमें क्या करें, VOC जो पार्टिकल्स है इनको मिला दे, ठीक है, इनसे। तो इससे क्या बनता है, प्रकाश धूम बनता है। प्रकाश धूम का मतलब सीधे सीधे है, कोहरे टाइप का होगा। ये इस टाइप से होगा जैसे अभी इस टाइम में आपके घर के आसपास बादल अगर छाए हो तो उतना ज्यादा धूप नहीं है, विजिबल तो है, सब कुछ है, लेकिन धूप उतना नहीं है, वो बादल की वजह से है। लेकिन ऐसा ही किसकी वजह से हो जाए, प्रकाश धूम की वजह से हो जाए, धुआं की वजह से हो जाए, ये बनेगा। इसके साथ ही इसके साथ क्या बनता है, ओजोन बनती है, जिसको हम खराब ओजोन कहते हैं। सांस लेने पे क्या करती, गले आंख और गले में क्या करती, जलन लाती है। जो फेफड़ा है उसमें भी क्या करता है, प्रॉब्लम करना स्टार्ट करता है। तो पहला स्टेटमेंट अपना सही हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ये परिघटनाएं जो आपको दिखती हैं वो ज्यादातर आपको अगर इसमें बात किया जाए यहां से ग्रीष्म काल में दिखाई देती है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन जो है अलग अलग जो धूम होते हैं, हम पढ़ेंगे धूम कोहरा के बारे में अच्छे से, धूम कोहरा के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होती है, वो शीत काल में ज्यादा होती है, ठीक है। यहां से यहां अगर हम देखें रासायनिक धूम कोहरा, जब प्रकाश की अगर बात करें तो गर्मियों के दिन में तो होती ही होती है। लेकिन इसी तरह से धूम कोहरे जैसे ही अन्य जो प्रॉब्लम होती है जो नवंबर और अक्टूबर के टाइम में अपने यहां स्टार्ट होती है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनके लिए अलग कारण होते हैं। उसको हम लोग जब प्रदूषण चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको पूरा पढ़ाने फिर ये टाइम पूरा चला जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, नीचे दिए गए कथन है, भारत की प्रमुख नदियों के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल्स बीओडी का मान बहुत कम होता है। नदियों के उम्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाती है। इसमें से बताना है कौन सा आंसर आपका होगा, ठीक है। बताइए भाई कौन सा होगा।
भारत की प्रमुख नदियों की लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान बहुत कम होता है। सीपी, अब क्या हो गया भाई, आपको क्या हो गया, जमील जी, जस्मीन जी, जयश्री, ये सब आपको हो क्या रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, दिल्ली में बहुत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर हम देखें इस वाले पॉइंट में, भारत के प्रमुख नदियों की लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग क्या होती है, डिमांड बहुत कम होता है। अब अगर देखा जाए यहां से ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। अब इसका कोई भी छोर ले लो, 2-4 किलोमीटर जो आपको लेना है, ये वाला पार्ट अगर दे लें, लंबे खंड अगर ले लें, यहां से कह रहा है कि बीओडी, यहां से बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब इसमें जो घुलने वाले पेड़ पौधे जीव मर जाते हैं, तो इनको सड़ाने गलाने के लिए जो शैवाल है वो ऑक्सीजन की डिमांड कम करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लोग बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नदियों के उम्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाते हैं। अब यहां से होता क्या है, जो ऊंची पहाड़ियां हैं, यहां से क्या करती, नदियां चलना स्टार्ट करती हैं, और नदियां जब जल ले चलती हैं टकराती हुई चलती हैं, तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन उनमें उसी वजह से मिलता है। और दूसरा जो वायु प्रेशर है, वायु प्रेशर उसकी वजह से मिलता है, तो ऑब्वियस है, तो ऑक्सीजन इसमें इस वजह से मिल रहा होता है। तो पहला वाले स्टेटमेंट हम क्या बोले, पहले वाले स्टेटमेंट पे आएंगे तो बीओडी की मांग क्या होगी, यहां पे कम नहीं होगी, यहां पे अधिक होगी या सामान्य होगी, ठीक है, या कह दे सामान्य होगी, ठीक है, या कह सकते थोड़ी अधिक होगी, चलेगा। नदियों की उम्र तेज प्रवाह का वायु विसरण के उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाता है, बिल्कुल सही है, और कोई तरीका नहीं होता है। कभी आपने एक्वेरियम देखा होगा, एक्वेरियम में आप लोग अक्सर देखते हो मछली रहती है, और यहां पे अगर देखें तो बुलबुले के रूप में आप देखे होंगे, इसमें ऑक्सीजन क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, देखा होगा। तो ये विसरण ऋतु करते इसे मिलाते, ताकि ये मछली जो है वो उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां क्या होगा, कथन एक सही नहीं है, कथन दूसरा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐड लगा रखा है सर ने, यूजीसी नेट जेआरएफ का 2023 का अगर न्यू बैच स्टार्ट है, जो अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहे डियर स्टूडेंट्स, तो 999 रुपए में चल रहा है, आप उसको ले सकते हो यहां से 999 रुपीज में। और एक सैटरडे को अपनी क्या होनी है, मैराथन क्लास चलनी है, शनिवार को 5 बजे से क्या होती है, मैराथन क्लास चल रही है। अब जो क्लास है वो इन्फी मैम की स्टार्ट होने वाली है, आज से स्टार्ट हो जाएगी, नहीं शायद कल से होगी, क्योंकि 9 से 10 एक क्लास वो ले रही हैं, मैम की तबीयत ठीक हो गई है, और 10 बजे से उनका कुछ है मैटर, शायद कहीं पहुंचना है, मेरे ख्याल से क्लास आपकी जो होगी वो कल से स्टार्ट हो जाएगी इनकी क्लास, ठीक है। और शिवम सर की क्लास स्टार्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे आज थी, कल या परसों भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो इनकी क्लास स्टार्ट है। अब दोनों की क्लास जो है वो यहाँ पे अलग अलग टाइम पे, इनकी क्लास 5 बजे से और इनकी क्लास मॉर्निंग में चलेगी, दोनों क्लास चलेगी। यहीं से फिर बाद में इनकी डीआई क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, और मेरी क्लास भी बाद में स्टार्ट होनी ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है, जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल या बेसल कन्वेंशन? इसमें बताना है कौन सा आंसर होगा। जब शैवाल की संख्या बढ़ती है तो O2 की संख्या बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन संख्या कब बढ़ेगी ये सोचिए ना, संख्या कब बढ़ेगी, संख्या कब बढ़ेगी पलक जी? जब सामान्यता आपके यहां भीड़ कब होगी, जब दावत देंगे, दावत कब होगी, जब खाना बनेगा, खाना लोग ज्यादा खाएंगे। शैवाल की संख्या कब बढ़ेगी, जब जल में कार्बन की मात्रा अधिक होगी, घर से निकले हुए तेल जो किचन में आप धोते हो, हमारे
मलमूत्र जो बहकर जाते हैं टाउन एरिया से, ठीक है, वो सब अगर मिलते हैं तो कार्बन की मात्रा अधिक हुई, उसको सड़ाने गलाने के लिए शैवालों की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। उसके अलावा टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की, और ऐसी सिचुएशन कहां होती है, गर्मियों के दिन में होती है। ठीक है, चलें, तो यहां से आंसर आ रहा है चंद्रिका पाल जी का पेरिस समझौता। बाकी लोग बी बता रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे। पर्यावरण मुद्दों संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो है डियर स्टूडेंट्स, यहां से मुझे पता था कि आप कंफ्यूज होगे, ठीक है, तो यहां से अगर देखें समझौता कौन सा जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 157 देशों अनुसमर्थन किया गया था, वो इन सब प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो इसमें से एक भी नहीं है। उसमें सबसे अलग प्रोटोकॉल कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहां पे जब कहा गया कि सीएफसी को हटाना है तो यहां पे हो हल्ला मचाएं, क्यों हटा दें, क्योंकि अभी तो हमने क्या किया, मान लिया आज ही तुम फ्रिज खरीद के ले आए, आज ही फ्रिज खरीद के ले आए, ठीक है, और आज ही कहा जा रहा है भैया फ्रिज आपकी चला नहीं सकते, खराब हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें जो गैस भरी हो सीएफसी है, और आपकी जो, तो मैं कहूंगा यार इससे मुझे क्या मतलब है, ठीक है, तो कहेंगे नहीं, अगर चलाओगे तो इससे डबल आपको क्या करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो करूं क्या, तो भैया अपनी फ्रिज को आप क्या करिए, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी टाइप का दे रही है, जाकर बदल के दूसरा ले आइए, ठीक है। तो ये हुआ, तो उसका हम कुछ विकल्प देंगे ना, तो क्या कहेगा, इस फ्रिज को ले जाइए, इसमें क्या करिए एससीएफसी गैस भरवा के ले आइए, ठीक है, ये क्या करेगी, आपको फायदा करेगी। लेकिन गरीब देश से जो गरीब अभी खरीदा हुआ बेचारा, वो क्या करे, वो कह रहा है ठीक है तुम चलाओ, 2-4 साल चला लो, उसके बाद तुम्हारा बदल देंगे, ठीक है। गरीब देशों के लिए ये कहा गया कि तुम जो अमीर है, गरीब देश में कुछ अमीर भी होंगे, अमीर लोग हैं, उनका पहले चेंज करवाओ, फिर गरीब तक तो हम पहुंचेंगे, गरीब के पास फ्रिज कहां खरीदेगा वो, ठीक है, ये है। तो यहां पे क्या किया गया, अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर किया गया, और इसी में क्या किया गया, समर्थन किसका किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किया गया, जो कि 1900 आप सब जानते हैं 16 सितंबर 1987 में आता है, और लागू कब होता है, 1989 में। यहाँ पे सीएफसी को हटाने की बात करी गई, किसके लिए, ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसकी जो मोटाई होती है वो 1 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आप जब जानते ही हो, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था और पेरिस समझौता किससे संबंधित था, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदियों के लंबे खंडों, ये तो दोबारा रिपीट कर गया इसे मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि आप देखा है कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश विभवता प्रणाली पीवीसी सिस्टम में निम्नलिखित में सबसे छोटी बड़ी इकाई क्रम में लगाए जाते हैं, इसका आंसर आप लोग बताना है कौन सा होगा। थोड़ा सोच समझ के आंसर करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है और इस पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से इस पे। जितनी चीज पढ़ा रहे हैं अगर आप सब उसको ध्यान दोगे तो आपको याद हो जाएगा। यहां से प्रकाश विभव प्रणाली पीवीसी सिस्टम निम्नलिखित में से सबसे छोटी बड़ी इकाई क्रम में बताना है, मतलब कुल मिला के यहां पर जो सोलर पैनल बनाया जा रहा है, सोलर पैनल आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, नहीं देखा होगा, तो कहीं ना कहीं आसपास अपने खेत वेत में भी लगते हुए आप सबने देखा होगा, या कभी ट्रेवल करते हुए आपने देखा होगा, ठीक है। इस टाइप से रहता है। यहाँ पे अगर बात करें, ठीक, सूर्य का प्रकाश इस पे क्या होता है, सनलाइट इस पे पड़ रही होती है, तो वही पूछ रहा है कि इसको मॉड्यूल को किस हिसाब से लगाते हैं और इसका बढ़ते से घटते क्रम में बताइए क्या होगा। जो मैं बताऊंगा अभी आप क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित छोटी बड़ी इकाई के रूप में क्रम में लगाते हैं। देखिए यहां से अगर हम बात करें, सबसे पहले ये आपको जो दिख रहा है सोलर सेल दिख रहा है। सोलर सेल की बात किया जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सोलर सेल होगा। सोलर सेल को उठाइए, सोलर सेल क्या होगा, एक छोटा सा प्लेट होगा, ठीक। इसमें आप देखोगे बहुत सारे इस टाइप से खाने खाने बने होते हैं। इसमें भी क्या होगा, ये आपस में सर्किट रूप में इस आप से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें 2 तार निकले होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। नहीं देखा होगा, मैं बता रहा हूं कहां मिलेगा। आप
कैलकुलेटर देखा होगा, कैलकुलेटर में आपने देखा होगा बिना बैटरी चलता है, यहाँ पे ब्लैक कलर से कुछ बना होता है, ब्लैक कलर बना होता है, वो भी क्या होता है सोलर से उसको चार्ज कर रहा होता है। या आजकल आपने क्या किया होगा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जो सोलर से चलते होंगे, छोटे छोटे डिवाइसेस हैं। जब आप देखेंगे ना तो इसमें यही पॉजिटिव नेगेटिव होती है। अब आप क्या करिए, इसको ढेर सारा ले करके इसको आपस में जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पे देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये, तो इतना बड़ा क्या बन गया, इस टाइप से ये बना। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी कुछ होगी, बहुत छोटी होगी, थोड़ी होगी, इसकी कैपेसिटी हम क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ करके बढ़ा दिया। जब आपस में हम जोड़ दिए इस टाइप से, यहाँ पे दूसरा हमने जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, इसकी कैपेसिटी अब क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसे ही हमने क्या किया, इसको भी जोड़ दिया, यहाँ पे बना दिया, ऐसे ही हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ जोड़ दिया। ये पूरा का पूरा आपस में हमने इसको बांध दिया, आपस में बांध दिया तो बन गया एक बड़ा सा पैनल। क्या बन गया, आपस में बड़ा सा पैनल, और उसे हमने क्या कह दिया, सोलर सेल या सोलर पैनल बोल दिया। जो आप लोग यहां से पढ़ते हो पूरा पैनल हो जाता है। ठीक है, ये जुड़ गया। इसकी कैपेसिटी हमें पता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी देगा, कि एक पंखा चल जाए, बल्ब जल जाए। ठीक है, ये हो गया। अब एक से तो काम चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, अब ढेर सारे जोड़ने पड़ते, बड़े बड़े, ऐसे देखा होगा ढेर सारा लगा होता है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब एक आता है सोलर सेल, तो ले लिया। सोलर सेल के बाद हम क्या करें, इसके बाद जब इनको आपस में हमने जोड़ दिया, ठीक है, वो क्या बन जाता है, मॉड्यूल बन जाता है। मतलब इस तरह से समझे कि हमने एक यहाँ पे सोलर पैनल लिया, दूसरे सोलर पैनल जोड़ दिया, दूसरे सोलर पैनल जोड़ दिया, ये क्या बनेगा, एक मॉड्यूल बन जाएगा। अब हम क्या करें, इनको अरेंज करें अलग अलग। देखा होगा कि एक पूरा ये रो है, इसमें अलग अलग सोलर पैनल लगा हुआ है। फिर हमने क्या किया, एक यहाँ पे ये लिया, इसको अलग अलग हमने लगा रखा है, फिर लिया अलग अलग हमने इसको लगा रखा है। अब इन सब के मिला करके मोटी केबल हमारे कहां जाएगी, जो हमने यहां से हाउस बना रखा होगा उसमें, और यहां से गांवों तक क्या होगी, लाइट वितरित होगी। गांवों तक लाइट वितरित कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सोलर सेल। सोलर सेल से हमने क्या बनाया, मॉड्यूल। ये वाला जो बना, एक मॉड्यूल, दो मॉड्यूल, तीन मॉड्यूल, इन सबको एक साथ जोड़ देंगे तो वो बन जाता है एरे। एरे जो वर्ड है, ये वर्ड क्या होता है, ये है कंप्यूटर साइंस का वर्ड है। ये कंप्यूटर साइंस का वर्ड कहता है कि सेम टाइप के डेटा को एक साथ अरेंज करना, सेम टाइप के डेटा को एक साथ अरेंज करना ही क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। तो हमने क्या किया, एरे फील्ड बना दिया। ये रहा एरे है, एरे हमने बना दिया, एरे में जोड़ दिया। अब वो एरे को हमने क्या किया, एक साथ बाद में ले आए, तो क्या बना गया, पूरा एरे फील्ड बन गया। ठीक है, ये समझ में आ गया हो सबको आपको। तो एक हमने क्या किया, पहले सोलर सेल, सोलर छोटा सा, फिर इसके बाद सोलर पैनल से मॉड्यूल से एरे, और एरे को क्या किया, पूरे बड़े से एरिया में लगा दिया, तो एरे फील्ड हो गया। अब यहां से क्या होगा, अपना देखा जाए तो पहला सी होगा, सी दोनों जगह है। फिर क्या होगा, यहां से मॉड्यूल बनाया ए वाला, फिर इसके बाद हमने सेल बी वाला एरे बना दिया, और इसके बाद डी। ठीक है, तो आंसर अपना क्या होगा, डी होगा। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कर चुका है, याद रखिएगा, कम से कम 3 से 4 बार। ठीक है, कंफ्यूज किस चीज का, सी और डी में कंफ्यूजन है, सी और डी, सोलर सेल और डी। अरे ये तो उसमें सीधे सीधे कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए। ठीक है, ठीक, चले, ये चीजें है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया एग्जाम में। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, सूची 1 को सूची 2 से मैच करवानी है। अंतरराष्ट्रीय समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, जैव विद्युत संबंधी कन्वेंशन, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स। ऐसे क्वेश्चन ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं है, ये बार बार सेट में पूछे गए हैं, इसलिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 2020 पे बार बार जहां से क्वेश्चन आए हैं वो दिया है कि ये क्वेश्चन है। अब देखिए, स्वच्छ सस्ती ऊर्जा, हैलोजन, यहाँ पे हैलोजन है, ये हैलोजन है, हैलोजन, ये जा होगा बीच में, हैलोजन की खपत और उत्पादन की नियंत्रण करना, उत्सर्जन व्यापार करना, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म। इसमें बताना है कौन सा होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, जैव विद्युत संबंधी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा। यहां से जो संख्या आप लोग की क्या होती है, धीरे करके कम हो जाती है, जिससे सीधे सीधे पता चलता है या तो आपको हवा नहीं लगती होगी क्वेश्चंस की, ठीक है, या तो आप लोग को हवा नहीं लगती होगी, या तो हो सकता है आप लोग बिजी हो। ठीक है, और जो लोग रियल बता रहे, डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा, वो पढ़ेगा ढंग से और करेगा ढंग से।
ठीक है, डेडिकेटेड बन के रहिए, पक्की बात है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो लोग बाद में इसका प्रोग्राम देख रहे होंगे, देखो जो लाइव देखने में मजा है ना, बाद में देखते तो हो आप, ठीक है, बाद में भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी टीचर से इंस्ट्रक्शन आप क्या कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां से बताना ही कौन सा होगा, मजबूरी है, चलता है, लेकिन हमेशा नहीं हो पाता। चलो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से बात किया जाए तो मॉन्टे प्रोटोकॉल आप सब जानते हो, उत्सर्जन व्यापार क्लीनिंग हाउस, पहले भी मैंने बताया है आप सबको, यहां से पहले भी बता रखा है। जब आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स, यहां से जब हम बात करें इस वाले पॉइंट में, तो मॉन्टे प्रोटोकॉल के लिए मैंने बताया है कि यहां से जो क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, आयोडीन गैस है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब एक फैमिली के गैस हैं। इन फैमिली गैसों को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है, साथ में क्या कहते हैं, हैलोजेंस। तो मॉन्टे प्रोटोकॉल कहता है कि हैलोजेंस को क्या करना है, रोक लगानी है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप सब जानते हो, उत्सर्जन व्यापार की बात करता है। उत्सर्जन व्यापार के लिए मैंने आप सबको बताया था कि यहां पे क्या करता है, जो कार्बन क्रेडिट है, जो कार्बन क्रेडिट है इसकी बात करता है, एक देश दूसरे देश को क्या कर सकता है, कार्बन क्रेडिट कर सकता है, आपस में बेच सकता है। लेकिन 2022 का जो ग्लासगो सम्मेलन हुआ था, उसमें इस उत्सर्जन व्यापार को कम बंद कर दिया गया, क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे देश ऐसे बड़े खेल कर रहे थे, ठीक है। फिर आता है जैव विविधता संबंधी कन्वेक्शन की बात करें, यहां से क्लीनिंग हाउस मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसमें जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो यहां से इससे जुड़ता है। तो ए वाला थर्ड से होगा, ए वाला थर्ड में नहीं, ए वाला सेकेंड है, हाँ ए वाला सेकेंड है, 3 जगह दिया हुआ है। डी वाला फर्स्ट में है, तो डी वाला फर्स्ट यहीं पे है, अच्छा यहां भी है, यहां भी है, तो यही वाला होगा, क्योंकि सेकेंड है ना ये वाला, ठीक है, चौथा होगा आंसर इसका। चले आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, नीचे दो कथन दिए गए हैं, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन अत्यधिक विषाक्त पदार्थ हैं जो मुख्यतः नगर पालिका के ठोस कचरे, खतरनाक और मेडिकल कचरे के भस्मीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, केमिस्ट्री का है, तो आप सिंपल क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कहीं नोट करते चले, याद कर लें, ठीक है, तभी आप अच्छे से इस पे आंसर कर पाओगे। बताइए भाई कौन सा होगा। बताइए जल्दी से। चलें, अगर हम इसकी बात करें, यहां से याद रखिएगा, कुछ लोग के जो आंसर आ रहे हैं डी आ रहे हैं, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। और लोग क्या है, अगर एक लोग अगर बताना शुरू किया डी तो सब बताएंगे डी, अच्छी बात है। डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन अत्यधिक विषाक्त पदार्थ है जो मुख्यतः नगर पालिका के ठोस कचरे, खतरनाक और मेडिकल, यहां सीधे सीधे याद रखिएगा, जो यहां से ठोस कचरे, खतरनाक मेडिकल कचरे जो हैं, मेडिकल कचरे हैं, इनसे क्या होती है, मैक्सिमम यहां से क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, दवाएं हैं, दवाओं की बात करें, अलग अलग क्या है, रसायन, ठीक है, इनसे मैक्सिमम उत्पन्न होते हैं। ये भस्मीकरण मतलब हम क्या करते, कुछ नहीं करते, डायरेक्ट इनको जला देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। यहां से डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन प्रकाश रासायनिक धूम,
इसको जब प्रकाश रासायनिक धूम में मैंने पढ़ाया होगा कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं इसके लिए कारगर होते हैं। फिर इसके बाद VOC की हम बात करते हैं, VOC ये सब्सटेंसेस हैं, और उसके अलावा उसके अलावा जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो क्या करती है, इसको कारगर करती है। इसको हमने पढ़ रखा है। कहीं अगर आपको ये लग रहा होगा कि इसकी वजह से होता है तो कहां पढ़ाया है मैंने, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये करते क्या होंगे, फिर ये करते क्या है, यहां से हमारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं। आप इसको सांस लेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आप बेहोश हो सकते हैं और आपके लंग्स जो है या श्वसन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल एक देखने को मिला था आज से लगभग 2 से 3 महीना पहले। एक न्यूज में आया था कि जो आंध्र प्रदेश वाला स्टेट है, आंध्र प्रदेश में एक स्कूल था। इस स्कूल की बात किया जाए तो ये स्कूल क्या है, नदी नहीं, तालाब के किनारे है, और उस तालाब के किनारे ही कूड़ा कचरा फेंका जाता था। और यहीं कहीं दूर क्या है, एक हॉस्पिटल है, 2-3 हॉस्पिटल, इसके कचरे क्या होते यहाँ आते थे। एक दिन क्या किया गया, इसमें आग लगाई गई और हवा इधर चल रही थी, तो यहाँ पे खिड़कियों से इधर क्लासेस चल रही थी। इन क्लासेस में क्या हुआ, धुआं गया और कई क्लास के जो बच्चे बेहोश हो गए। उसमें से कुछ फिर हॉस्पिटलाइज किया गया, उनको ले जा करके, तब जाके उनकी जान को बचाई जा सकी, ठीक है। उसमें से एक गर्ल की मृत्यु हो जाती है, एक लड़की है जो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहां से तो आप देख सकते हो कि ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है इस टाइप से, ठीक। लेकिन यहाँ पे धूम कोयले में कहीं नहीं पढ़ाया मैंने। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समझौते अभिसमय प्रोटोकॉल सदस्य राष्ट्रों पक्षों पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जरूर से कहीं ना कहीं आप नोट करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है ये, ठीक है। चले इसको बताइए जल्दी से। बाध्यकारी है, चलिए समझिए यहां से। इसमें जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो सेट किया आयोग ने वो आंसर रॉन्ग है। ये आयोग का है, ये आंसर रॉन्ग है, ठीक। फिर पढ़ा क्यों रहे हो, यहां से क्या होगा, A, B, C और एक ऑप्शन और है D। तीनों यहां पे क्या होते, चारों सही है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, ये चारों सही, याद कर लीजिएगा, ठीक। तो आयोग पे बुक में आप जाओगे तो वहां हो सकता है गलत दिया हो। अब यहां समझिएगा ध्यान से, तो इतने ये गलत दिया हुआ है और रट्टा मार के जो पढ़ा रहा होगा, ठीक है, वो आपको वही गलत सलत पढ़ा डालेगा। अब यहां ध्यान समझिएगा, तो इसका आंसर क्या है, वो D है। यहां से ये आंसर होगा ABCD। कैसे होगा समझिए। यहां से जब हम बात करते 1992 की बात किया जाए और इसके अलग यहाँ पे 1987 की बात करते हैं, यहाँ पे चला था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ चला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कहा कि CFC गैस को आपको क्या करना है, उत्सर्जित नहीं होने देना है। तो इसे कब लोग मानते, जब आप क्या करते, इसको बाध्यकारी बनाते। बाध्यकारी कैसे बनाते, जब इसमें आप कोई दंड देते। दंड देने का मतलब क्या हुआ, नहीं मानोगे तो हम आपको विज्ञान तकनीकी पैसा नहीं देंगे, तो लोग को झक मार के मानना ही पड़ेगा, ठीक है, या बाइकआउट करेंगे। एक तो ये 1992 में जब रियो सम्मेलन हुआ, यहां से जब रियो सम्मेलन हुआ तो रियो सम्मेलन में इसमें UNFCCC आया, आप सब जानते हो। यहां से फिर UNCCD आया, इसी में आया CBD वाला आया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहा गया कि इस बायोडाइवर्सिटी को अगर हम नहीं बचाएंगे, एक तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को अगर हम नहीं बचाएंगे और एक अगर जो जमीन है उसकी अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं बचाएंगे, तो आने वाले समय में हम क्या करेंगे, अकेले ही क्या करें, पूरी जमीन पे डांस कर रहे होंगे, ठीक है। वाटर में कुछ नहीं होगा, जमीन पे कुछ नहीं होगा, केवल मनुष्य होगा। मनुष्य भी तो एक प्राणी है ना, फिर मनुष्य भी नहीं होगा और पृथ्वी वीरान हो जाएगी। तो इसे क्या किया गया, बाध्यकारी बनाया गया।
ठीक है, बाध्यकारी बनाया गया और इसको अचीव करने की बात करी गई कि सीबीडी को अचीव कब करना है, 2010 तक हमें क्या करना है, बनाना है, अचीव करना है। और 2010 को ही हमने क्या किया, जैव विविधता वर्ष कह दिया, यूनाइटेड नेशन ने जैव विविधता वर्ष कहा है। ठीक है, याद करिए। और यहीं पे राष्ट्रीय कार्य योजना भी भारत द्वारा 2010 में लाई जाती है। अब आपको याद होगा कि 2010 में भारत क्यों लाता है राष्ट्रीय कार्य योजना, क्योंकि 2010 का जो दशक है इसको हमने क्या किया है, इस साल को हमने क्या कह दिया कि साल कौन सा है, जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया। 2000 से लेकर के सन 2000 से लेकर के और 2010 को हमने क्या किया, इसको दशक के रूप में मनाया, जैव विविधता दशक के रूप में मनाया है। ठीक है, ये बाध्यकारी है। फिर इसके बाद 1997 में यहां से UNFCCC की बैठक चलती जाती है और कहां पहुंचते हैं, 1997 में आते हैं। 1997 में जब आते हैं तो यहां आता है क्योटो प्रोटोकॉल, यहां आता है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल कहता है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को क्या करना है, रोकना है। और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में 6 गैसें हैं, उन 6 गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मेथेन हो गया, उसके अलावा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हो गए, उसके अलावा यहाँ पे PFC हो गई, PFC, एक क्या है HFHCFC और एक क्या है यहाँ पे SF6 है। ठीक है, SF6। इन गैसों कहा गया कि इसको रोक लगानी है। रोक कब लगाएंगे, जब इसको बाध्यकारी बनाएंगे। यही बाध्यकारिता हम आगे बढ़ा के ले गए और कहां ले गए, 2015 के पेरिस समझौते तक ले गए। ठीक है, 2015 के पेरिस समझौते तक ले गए और इसी पेरिस समझौते में हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लाया, INDC का लाया, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का लाया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पेरिस समझौता, यहां से चारों क्या हो जाते हैं, चारों ही क्या है, बाध्यकारी है। अब इसमें आंसर्स किस हिसाब से आयोग ने माना, क्या माना, आई डोंट नो। ठीक, फिलहाल ठीक है, मेरा समझाने का काम है, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, यहां से डी होगा। अलग अलग बुक में पढ़ोगे तो उल्टा सीधा एक्सप्लेनेशन करके रखा है सब में। ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो 1997 में से जब हम पढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे पेरिस समझौता ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए भी थी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए भी था। टेम्परेचर कम करने की बात करता 2 डिग्री सेल्सियस, कि आने वाले 2030 तक हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर औद्योगिकरण से जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे 2 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन एक अभिकथन है और दूसरा कारण। जैव विविधता के उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को अधिकांशतः उत्सर्जन सूची और जलवायु प्रभाव अध्ययनों को पारंपरिक रूप से अपवर्जित किया जाता है। जैव ऊर्जा से संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में जीवाश्म ईंधनों के ज्वलन की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम होती है। तो ठीक से इसको पढ़ के आंसर दीजिएगा, ठीक से पढ़ के आंसर दीजिए इसको। जैव ऊर्जा के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को अधिकांशतः उत्सर्जन सूची और जलवायु प्रभाव अध्ययनों को पारस्परिक रूप से अपवर्जित किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड emission from bioenergy production have traditionally been excluded। यहां से अपवर्जित मतलब क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया, हटाया गया है। ठीक है, एक्सक्लूडेड from most emission inventories and climate impact studies। देखते हैं कौन दे रहा है आंसर इसका। डी, 16 का डी। और लोग बताइए जल्दी से। सत्रह का सी। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आते हैं बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या होती है, यहां देखिए जब बात करते हैं यहां से बायो एनर्जी, जब हम बात करें बायो एनर्जी की
तो बायो एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी। बायो एनर्जी जो खोजी गई नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में अगर हम बात करें, जैव ऊर्जा के उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को अधिकांशता उत्सर्जन सूची और जलवायु प्रभाव अध्ययनों को पारंपरिक रूप से हटा दिया जाता है। ऑब्वियस है, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ही यही है कि ऐसी ऊर्जा का स्रोत ढूंढा जाए जो कि खत्म भी ना हो और जो क्या करे, जो प्रदूषण है, प्रदूषण की जो मात्रा है उसको क्या कर सके, ये कम कर सके। ठीक है, यहां से कम कर सके। तो बायो एनर्जी जो है, जैव ऊर्जा जो है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या करता है, उत्सर्जित कम करता है। कैसे करता है? जब आप देखेंगे तो जो ईंधन है, ईंधन को हम इतनी अच्छी तरीके से जला पाते हैं यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से कि उसमें जो राख है, जो धुएं हैं, वो कम से कम निकल पाते हैं। ठीक, ये हुआ। दूसरा अगर हम बात करें इसका रीजन, जैव ऊर्जा से संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? वो होता है कोयला, इन सब की बात करता है, और पेट्रोलियम के ज्वलन की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, जैव ऊर्जा संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के, रुक जाओ एक मिनट, के उत्सर्जन जीवाश्म, मुझे लगा एनर्जी पूछ रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि यहां से जैव ऊर्जा जो होगी, जैव ऊर्जा जिसमें मेन कंटेंट क्या होगा, CH4 होगा, ये क्या होगा, इससे एनर्जी जो होगी जैव ऊर्जा से अधिक होगी, जीवाश्म ऊर्जा से। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें क्या होगी, कम निकलेगी, और इसमें क्या होगी, अधिक होगी। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहां से, अब क्या ये इसका कारण है? जैव ऊर्जा के उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को अधिकांशता उत्सर्जन सूची और जलवायु प्रभाव अध्ययनों को पारंपरिक रूप से अपवर्जित किया जाता है। मतलब जब हम ऐसी ऊर्जाओं को यूज करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में नहीं निकलती, क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि भाई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, अब ध्यान देखना, लेकिन ऊपर वाले का कारण वो है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है। तो जब हम अलग अलग चीजों का कंपेयर करेंगे तो वहां कंपैरिजन किसी और के लिए ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जन, लेकिन ये इसका ही एक्सप्लेनेशन हो, जरूरी नहीं है। ये इसका एक्सप्लेनेशन, दोनों स्टेटमेंट सही है अपने आप में, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, इसको घर पे बैठ करके सोचिएगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक, यहां से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहां सेकंड वाला ए आर दोनों सही होगा और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। यहीं पे कथन वाला होता, ये अगर अभिकथन को हटा दे, यहां तर्क को हटा दे और यहां से स्टेटमेंट फर्स्ट बोल देते, स्टेटमेंट सेकंड, इसमें से कौन सा सही होगा, तब हम ए और आर फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम सही बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा पवन के वेग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि पवन शक्ति निम्नलिखित में से किस एक के प्रत्यक्ष अनुपात में होता है? पवन वेग के वर्ग, पवन वेग के वर्गमूल, पवन वेग के घन। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन है, कुछ भी तुक्का मार देना है आपको, इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें क्या किया गया, साइंस यूज की गई और साइंस यूज करके इसके फॉर्मूला बनाया गया। पवन वेग की अगर बात करते हैं तो अलग अलग जो सब्सटेंस है, अलग अलग जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स, अलग अलग कहा जाए, अरे क्या कहते हैं यार, कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स घटक होते हैं, उस पर डिपेंड करता है क्या, पवन ऊर्जा पवन के वेग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। अब यहां से अगर बात की जाए, जो साफ चलता है यहां से पवन का, ऊर्जा का, इसकी बात करें और इस पे जो पड़ने वाला जो पवन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इसकी पावर की अगर हम बात करेंगे, इसकी पावर की अगर हम बात करें तो इसके ये प्रोपोर्शनल होते साइन है। प्रोपोर्शनल की साइन की बात किया जाए, इसमें अलग अलग फॉर्मूलाज अगर देखा जाए तो यहां से जब अलग अलग फॉर्मूलेज की बात करेंगे तो इसका जो वेलोसिटी होती, वेग होता है, उसके ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये कहां से आया, कैसे आया, ये क्या है पूरा अगर देखें तो मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा और ये क्या कहा जाए तो ये क्या है, फिजिक्स का है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट को क्यों दिया है मुझे खुद नहीं समझ में आता,
ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, पवन के वेग के वर्ग के बराबर ये होगा, इन सब के नहीं होगा। तो इसको आप याद कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दोबारा से कभी नहीं पूछे गए हैं। 2020 के बाद 2023 में कभी नहीं पूछा गया। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे कथन दिया गया है, कथन एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है गंभीर श्वसन रोधक है, इसके एक लघु अंश के उद्भाषण से घातक स्वास्थ्य मसले उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा कारण यह है इसका कारण है रक्त में विद्यमान हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक सहज संबंध हो सकता है। ऊपर स्टेटमेंट है, उसका कारण नीचे दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, समझ नहीं आया सर, कौन सा समझ नहीं आया? अच्छा, जो ये वाला जयश्री वर्मा जो अभी क्वेश्चन गया ना, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो छोड़ सकते हो। होता क्या है देखो, फिर से आप लोग इसका आंसर दे लीजिएगा, मैं इस पे वापस आ जाता हूं। यहां की अगर बात करूं इसमें, तो कह रहा है कि जो पवन है, पवन कितनी तेजी से पड़े कि ये क्या करे, घूम करके ये एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, और अगर पवन का पावर, जैसे आप अगर मुक्का मारते हो किसी चीज पे, दीवार पे मुक्का मारोगे तो कहा जाए कितना तेजी से मारे कि आपके हाथ से ब्लड आ जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो एक बार धीरे से मार के देखोगे, दोबारा तेजी से मार के देखोगे, तीसरी बार मार के देखोगे, और मान लो कहीं रीडिंग चल रही हो कि आपने कितना तेजी से मुक्का मारा, और एक बार आपने ऐसा किया कि मुक्का मारा, सही में आपका हाथ क्या हुआ, उसकी ब्लीडिंग आने लगी, तो आपने पढ़ा कि उसमें आपने कितनी तेजी से ताकत लगाई, तो आ गया, मान लो तो आ गया होगा कितना, 50 न्यूटन का आपने क्या किया, फोर्स लगाया है, तब आपके इसमें क्या हो, यहाँ पे ब्लीडिंग आई। उससे कम लगाते हो तो नहीं आता है। तो यहाँ पे पावर की बात करता है कि अगर ये इस पे इंपैक्ट डालेगा तो कितनी एनर्जी पैदा होगी। तो कह रहा है कि ये जो पवन का वेग होगा, इस पे कितनी ताकत से पड़ेगा। ठीक है, तो पवन के वेग में और इस पे जो पावर जो जनरेट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है, तो इसमें मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है यहाँ पे क्या, कि पावर इक्वल टू, अब लिख रहा हूं मैं पूरा, मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, KCP। अब होता क्या, पूछना मत, KCP, यहां पे K है, C है, P है, 1/2 ऐसे कुछ दिया हुआ है। समाकलन का चिन्ह होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये मार्क है। उसके बाद यहां पे लिखा है V स्क्वायर A इंटू V स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये समझ में नहीं आएगा आपके, ये क्या है पता नहीं, ये क्या है पता नहीं, 1/2 समझ में आता है, ये क्या है पता नहीं, ये समझ में आता है, सिंधर याद कर लीजिए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। 2 पन्ने का डेरिवेशन है, अभी 2 पन्ने का डेरिवेशन तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां से चलें, इसलिए आपको क्या करना है, यही याद कर लेना है। कौन सा नहीं समझ में आया, 17 वाला, जैसे यहाँ पे क्यों नहीं समझ में आया 17 वाला, इस वाले में क्या प्रॉब्लम है, इस वाले में क्या प्रॉब्लम, दोनों स्टेटमेंट तो सही है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऊपर इसको आप देखोगे तो इसका ये कारण नहीं बन जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तभी तो मैंने आपको बोला कि आप लोग इसको एक बार घर पे बैठ के सोचिए। तो ठीक है, जो मैंने पढ़ाया उसको फिर से देखना और उसको एक बार घर पे बैठ के सोचिए कि कभी दोनों स्टेटमेंट सही है अपने आप में, लेकिन जैव ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित, अब ये अगर हम बात करें जैव ऊर्जा जो ऊपर उत्पादित हो रहा है, तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑब्वियस से कम हम इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं करते, इतनी कम मात्रा में होती है। इसकी बात करें तो सीधे सीधे कह रहा है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये है कि जो जैव ऊर्जा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब हम जैव ऊर्जा के उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को अधिकांशता उत्सर्जन सूची है और जलवायु प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये जो अध्ययन होता है उसका मात्र और मात्र केवल एक कारण ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेते हैं, और भी चीजों के इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, बस इसीलिए कह रहा हूं मैं, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, केवल एक कारण ये नहीं हो सकता कि इसको हम इस सूची में रख दें कि कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित करता है। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया, हम लोग देख लिए।
ठीक है, इस वाले की बात किया जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये क्या होगा ये। अब देखो कथन कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के गंभीर श्वास रोधक, इसके एक लघु अंश के श्वसन की घातक श्वास पर प्रभाव पड़ता है, ये कह रहा है कि ये होता है। कारण क्या है, सही बात है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन के साथ मिलाएंगे तो ऑक्सीजन से तेज प्रतिक्रिया करता है और हमारे शरीर के अंदर अगर पहुंचेगा तो यह जहरीला होगा और हम मर जाएंगे। ठीक, रक्त में विद्यमान हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक सहसंबंध होता है। बिल्कुल सही बात है। इसका ये स्टेटमेंट का कारण है क्या, हाँ बिल्कुल सही, उसका कारण बनता है। ये क्या हो जाएगा, पत्थर, ये होगा सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहां से वाष्पशील जैव यौगिक VOC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है, ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा स्मॉग के लिए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बताइए कौन सा होगा। एक क्लास आपकी और बचेगी 2020 के पेपर के लिए, ठीक है, 2020 के पेपर के लिए और बचेगी। तो एक क्लास और आपकी बचेगी 2020 के लिए, वो सब मैं क्लियर कर दूंगा अगली बार, ठीक है। कल जब मैं मिलूंगा तो वो भी आपका हो जाए 2020 तक पेपर खत्म। 2021 में कोरोना था तो उसका पेपर 2022 में होगा, 2022 वाला पेपर सॉल्व करवा दूंगा। उसका जो पेपर और भी होगा 2023 वाला जून वाला पेपर, वो भी हम लोग सॉल्व करवा देंगे। तो आपका पूरा मेरी तरफ से आपका क्या हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जो लोग इसको बाद में देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे अगर आप देखोगे मैराथन क्लास जो चलती है वो 5 बजे से चलती है, हर सैटरडे को, शनिवार को चलती है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो 5 बजे से, ठीक है। फिर इसके बाद डेली यहाँ पे 9 AM पे मेरी क्लास चल रही है, जिसमें 2014 से लेकर के 2023 तक के पूरे पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए गए हैं और जाएंगे, ठीक है। और अगर डिटेल से पढ़ना है 10 यूनिट तक, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 999 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जिनको केवल इन्वायरमेंट क्वेश्चन मुझसे अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं, तो एक यहाँ से ई अड्डा ADDA विद सूर्यांक करके SURYANK ई अड्डा विद सूर्यांक है। आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए और ब्रैकेट में लिखा होगा नेट JRF लिखा होगा, ये टेलीग्राम का ग्रुप है। आप इसको ऐड करके यहाँ से मुझसे आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, कभी भी आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन, ठीक है। ई अड्डा भी सूर्यांक पे आप चाहें तो आप इसे देख करके ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आप देने की कोशिश करिए। ये लास्ट है क्वेश्चन आज आपका। यहां से अगर हम बात करते हैं, इसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। क्या मैंने कभी बताया है क्या अम्लीय वर्षा में यहाँ से VOC जो होता है ये पार्टिसिपेट करता है। अब कुछ लोगों ने आंसर इसको भी दिया ही होगा, दूसरे का बी है सेकेंड एंड थर्ड, ओके गुड, बहुत लोग का बी आंसर आ रहा है, चलो अच्छी बात है। देखें तो VOC ये मैंने कभी बताया है क्या, ये मैंने कभी नहीं बताया। यहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सीधे सीधे रॉन्ग हो जाता है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो भी पढ़ा होगा उस कॉन्सेप्ट को अगर आप लगाओगे तो डेफिनेटली आपके आंसर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। इनकी वजह से कैंसर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब लेते जाएंगे, अगर हम सांस लेते जाएंगे तो हमारे लंग्स में ऑब्वियसली जमेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आप घर में किचन में खाना बना रहे हो और उसमें अगर ठीक से एग्जॉस्ट नहीं लगा है, तो आप कुछ दिन बाद जब किचन की सफाई कर रहे होंगे तो उसमें जो डिब्बा रखे होंगे उसको आप साफ करने की कोशिश करें, वो थोड़ा चिपचिपे हो जाते हैं, उस पे ऑयल की लेयर धीरे धीरे करके बन जाती है, ठीक है, वो आप देखते होंगे। तो इसीलिए जब कुकिंग ठीक ठाक कुकिंग करते हैं, अपने मुंह पे मास्क लगा के करते हैं कुकिंग, ठीक है। ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा में ऑब्वियस ये भी हमने देखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, VOC हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ये मिलकर क्या कर प्रकाश धूम बनाते हैं। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप सबने आज की जो क्लास होगी वो एंजॉय करी होगी। तो आज की जो क्लास है थोड़ा सा लेट चली क्योंकि टेक्निकली प्रॉब्लम थी, उसके लिए सॉरी संस्था की तरफ से। और जो लोग इस क्लास को बाद में देख रहे होंगे तो आप लोग प्लीज इस पे अपने कमेंट्स कर सकते हो, जो भी आपके सुझाव है दे सकते हैं आप। तो मेरी ओर से आप सबको बाय एंड हैव अ गुड डे, और पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी अगर
क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या मुझसे पर्सनली अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप इस पर मुझसे पर्सनली क्वेश्चन टाइप करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।